हे गाइस, तो आज मैं एक साउथ कोरियन मास्टरपीस मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 और 96% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कमेंट में एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। कहानी शुरू होती है डे ब्रेकर्स नाम की एक गैंग को दिखाते हुए। इस गैंग में टोटल 5 मेंबर्स थे। लीडर सेओक ताए, गन एक्सपर्ट बेयोंग सू, मार्शल एक्सपर्ट डोंग, स्मार्ट ड्राइवर की ताए और सभी मिशंस को प्लान करने वाला जिन सेओंग। वीडियो पॉज करके नाम काफी अच्छे से याद कर लीजिए वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। बेयोंग सू एक ट्रेन पर था पैसों से भरा सूटकेस लेने के लिए। तभी उसके पास एक करप्ट डिटेक्टिव मिन कॉल करके कहता है सूटकेस मत उठाना, ये एक जाल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बेयोंग सू ने उस सूटकेस को उठा लिया था। उसके सूटकेस उठाते ही ट्रेन में जितने भी डिटेक्टिव मौजूद थे वो सभी बेयोंग सू को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। बेयोंग सू के पास में ही एक हॉकर खड़ा होता है और बेयोंग सू उसी हॉकर की गर्दन पर चाकू रखकर ट्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ट्रेन के बाहर एक डिटेक्टिव और था और वो बेयोंग सू को उस हॉकर को छोड़ने के लिए बोलता है। बेयोंग सू जैसे ही उस हॉकर को छोड़ता है वो हॉकर उस डिटेक्टिव के पास जाकर उसको चाकू से मार डालता है। दरअसल वो कोई हॉकर नहीं बल्कि गैंग का एक मेंबर डोंग था। अब ये पांचों बच्चे को लेकर वापस अपने अड्डे पर पहुंचते हैं। तो दरअसल इन लोगों ने एक बच्चे को किडनैप किया था और उसके पेरेंट्स से इन लोगों ने काफी ज्यादा पैसे मांगे थे। बच्चे के माता पिता ने पैसे दे तो दिए थे लेकिन उन्होंने ये बात डिटेक्टिव्स को भी बता दी थी और इसीलिए डिटेक्टिव ट्रेन पर मौजूद थी इस गैंग को पकड़ने के लिए। लेकिन इन दोनों का ही प्लान फेल हो जाता है। इसीलिए बेयोंग सू उस बच्चे को मारने वाला होता है लेकिन सेओक ताए उसे रोक लेता है। की ताए उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और योंगजू नाम की लेडी को बुलाता है। ये लोग उस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। कहानी अब यहाँ पर शिफ्ट होती है 14 सालों के बाद। डे ब्रेकर्स एक घर में घुसे हुए थे चोरी करने के लिए। वो लोग उस घर के मालिक को बड़ी ही बेरहमी से मारकर सारा पैसा लूट लेते हैं। लेकिन उस घर में एक बंदा और मौजूद था जो कि इन लोगों को देख लेता है। सेओक ताए उस बंदे को अंधा समझकर छोड़ देता है। डे ब्रेकर्स उस घर से चोरी करके बड़ी ही आसानी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम लोग उसी लड़के को देख पाते हैं जिसे इन लोगों ने किडनैप किया था। वो अब काफी बड़ा हो गया था और उसका नाम था हुआया। हुआया घर जाने के लिए जब बस स्टॉप पर उतरता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जो कि अपनी साइकिल ठीक कर रही थी। हुआया उसकी मदद करने के लिए सोचता है लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। लेकिन तभी वो लड़की खुद उसे आवाज देकर उससे मदद मांग लेती है। हुआया उस लड़की की मदद करके अब अपने घर पहुँचता है। वो अपने पांचों पिता से मिलता है। वो उन पांचों को ही डैड बुलाया करता था। फिर वो योंगजू से मिलने के लिए जाता है। योंगजू ने हुआया को बचपन से ही पाला था इसलिए दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और योंगजू हुआया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। योंगजू जब ऑरेंजेस रखने के लिए उठती हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि उनके पैर का अंगूठा गायब है। ये पांचों हुआया को मिलकर शूटिंग वगैरह सिखाया करते थे और हुआया आज तक कभी भी स्कूल नहीं गया था। हुआया अब जिन के ऑफिस में जाता है कुछ बुक्स रखने के लिए। जिन उसे अपने पास बुलाते हैं और उसकी ID और पासपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल जिन ने उसका पासपोर्ट और ID इस वजह से बनवाया था क्योंकि वो उसे बहुत ही जल्द बाहर भेजने वाले थे एक आर्ट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हुआया को ड्राइंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तभी वहाँ पर सेओक ताए आ जाते हैं और हुआया वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों हुआया के बारे में ही बात करते हैं। दरअसल सेओक ताए उसे अपनी तरह ही बनाना चाहते थे लेकिन जिनके दिमाग में कुछ और ही था। वो सेओक ताए को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि हुआया उन लोगों की तरह नहीं है, वो उन लोगों से काफी अलग है। हुआया अब शाम को अपने घर से बाहर निकलता है और एक कैफे में बैठकर कुछ ड्राइंग्स बना रहा था। तभी उसे सामने यूरी नजर आती है। वो कैफे से बाहर निकलकर यूरी को दूसरी साइड से फॉलो करने लगता है और तभी अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो यूरी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और ये दोनों अब एक साथ बैठते हैं। यूरी हुआया की ड्राइंग बुक देखती है और वो उससे काफी इम्प्रेस होती है। यूरी हुआया से कहती है क्या तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बना सकते हो, क्योंकि उसे आर्ट क्लास के लिए सबमिट करना है। हुआया तैयार हो जाता है और यूरी उसका नंबर ले लेती है। ये दोनों बैठकर बात कर ही रहे थे तभी सामने के एक बार से की ताए निकलते हैं। वो हुआया को देखकर उसे जोर जोर से आवाज देने लगते हैं। यूरी उससे पूछती है कि ये कौन है। हुआया बताता है कि ये उसके पिता हैं।
कीताय ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो हुआया ड्राइव करता है। घर जाते समय ये लोग देखते हैं कि रास्ते में चेकिंग लगी हुई है। कीताय कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वरना हम लोग बहुत बुरा फंसते। हुआया कहता है लेकिन मैंने अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है। कीताय कहते हैं तुम इस यूनिफॉर्म को क्यों पहनते हो जबकि तुम स्कूल भी नहीं जाते। ये लोग आगे जाकर जब गाड़ी रोकते हैं तो ऑफिसर हुआया की यूनिफॉर्म देख लेता है। तभी हुआया फौरन ही गाड़ी वहाँ से भगाता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। कीताय काफी अच्छा ड्राइवर था, इसलिए वो हुआया को जैसे इंस्ट्रक्शन देता है हुआया वैसे ही गाड़ी को ड्राइव करता है और ये लोग पुलिस को काफी अच्छी तरह से चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उसी ब्लाइंड मैन को देख पाते हैं। वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो ब्लाइंड मैन उन लोगों को डे ब्रेकर्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। अब डिटेक्टिव पार्क आते हैं उस ब्लाइंड मैन से पूछताछ करने के लिए। वो पूरे रूम में अंधेरा करके एक लाइटर से ये पता लगा लेते हैं कि ये आदमी अंधा नहीं है। पार्क उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो मैं प्रेस को ये बात बता दूंगा कि तुम अंधे नहीं हो। फिर वो गुंडे तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम जानते हो। वो ब्लाइंड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और डिटेक्टिव को सब कुछ बता देता है। वहीं मिन ही ये बात जिन को कॉल करके बता देता है कि उस ब्लाइंड मैन ने अपना मुंह खोल लिया है। जिन ये बात स्योक-ताय को बताते हैं और स्योक-ताय हुआया को लेकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं उस ब्लाइंड मैन को मारने के लिए। स्योक-ताय हुआया को गन देकर जब उस ब्लाइंड मैन को शूट करने के लिए कहते हैं तो हुआया शूट नहीं कर पाता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर नजर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कीताय और डोंग ने उस ब्लाइंड मैन को पकड़ लिया है। स्योक-ताय हुआया को मारते हुए घर की बेसमेंट में ले जाते हैं और हुआया के सामने ही उस ब्लाइंड मैन को मार डालते हैं। फिर वो हुआया से पूछते हैं कि उसने शूट क्यों नहीं किया। हुआया कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मुझे एक मॉन्स्टर नजर आता है। स्योक-ताय कहते हैं फिक्र मत करो, मैं इस मॉन्स्टर से तुम्हारा पीछा बहुत ही जल्द छुटा दूंगा। वो उसी बेसमेंट में हुआया को बंद करके चले जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब हुआया छोटा बच्चा था तभी भी स्योक-ताय उसे अक्सर इस बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे और उसे उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर लगता था। अब एक दिन डिटेक्टिव मिन डे ब्रेकर्स के पास आते हैं एक काम लेकर। दरअसल ये काम था ह्योंग-ताय और उनकी बीवी के मर्डर का। वहीं हम दूसरी तरफ यूरी को देख पाते हैं, वो हुआया का इंतजार कर रही थी। हुआया वहीं पर एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन वो यूरी से मिलने के लिए उसके सामने नहीं आता है। यूरी के चले जाने के बाद हुआया उस पेड़ पर चढ़ रहे एक बीटल को दबाकर मार डालता है। यहाँ पर हम लोग हुआया के अंदर थोड़ा सा गुस्सा पनपता हुआ देख पाते हैं। तो अब नेक्स्ट डे डे ब्रेकर्स ह्योंग-ताय के घर के पास पहुंच जाते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। ये लोग हुआया को पहले भेजकर घर का दरवाजा ओपन करवाते हैं। हुआया जब डोर ओपन कर रहा था तभी वहाँ से एक पुलिस की कार गुजर रही थी। ऑफिसर उसे दरवाजे के पास खड़ा हुआ देख लेते हैं। वो बाहर से उसे आवाज देते हैं ये पूछने के लिए कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हुआया दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ऑफिसर भी वहाँ से चले जाते हैं। हुआया को घर के अंदर एक बुक जमीन पर गिरी हुई मिलती है। हुआया जब उस बुक को उठाता है तो उस बुक में उसे एक छोटे बच्चे की फोटो मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। हुआया को एक कबर्ड से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उसके पास जाकर चेक करता है तो उसमें ह्योंग-ताय की वाइफ थी। हुआया उस कबर्ड को वापस बंद कर देता है और वो उन पांचों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। ये लोग उसी घर में थे और तभी ह्योंग-ताय की वाइफ अपने हस्बैंड को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती हैं। ह्योंग-ताय के आते ही ये पांचों उन पर हमला करके उन्हें एक रूम में ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी वाइफ कहाँ है। और तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये लोग जब बाहर देखते हैं तो ह्योंग-ताय की वाइफ वहाँ से भाग रही थी। ब्योंग-सू उनका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में ह्योंग-ताय की वाइफ को कुछ मदद मिल जाती है और ब्योंग-सू को वापस लौटना पड़ता है। स्योक-ताय समझ जाते हैं कि हुआया ने ही उस औरत की मदद की है। स्योक-ताय उसे मारते हुए ऊपर रूम में लाते हैं और गन देकर ह्योंग-ताय को शूट करने के लिए बोलते हैं। ह्योंग-ताय कुछ कहने वाले थे तभी हुआया गुस्से में आकर उन्हें शूट कर देता है। सीन अब यहाँ पर कट होता है और पुलिस स्पॉट पर पहुँच जाती है। डिटेक्टिव मिन को वही ऑफिसर जिसने हुआया को घर के अंदर जाते हुए देखा था, वो बताता है कि वो एक हाई स्कूल का लड़का था। मिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है एक हाई स्कूल का लड़का ये सब कर सकता है। मिन को हुआया के बारे में पता चलते ही वो फौरन ही जिन के पास कॉल करता है और जिन से कहता है कि उन्हें उस लड़के को वहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। उस लड़के की वजह से काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई है।
सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम ह्वाया को देख पाते हैं। एक दिन गुजर गया था और ह्वाया अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा था। योंग जो उसके पास आती हैं उसका हालचाल पूछने के लिए। तभी उन्हें टेबल पर वही फोटो रखी हुई मिलती है जिसे ह्वाया ह्योंग ताई के घर से लाया था। योंग तस्वीर को देखकर बोलती हैं, तुम्हारी आंखें अभी भी वैसी ही हैं जैसे बचपन में थी। ह्वाया कहता है कि वो तस्वीर मेरी नहीं है। योंग जो कहती है, पर इस तस्वीर में तो तुम ही हो। सीन यहाँ पर कट होता है और हम अगले ही सीन में देख पाते हैं कि योंगजू उसी फोटो को देखकर रो रही थी। सेओक्ताई उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ह्वाया कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हम ह्वाया को ह्योंग ताई के घर के पास देख पाते हैं। ह्वाया उस घर के उसी रूम में जाकर कुछ सोच रहा था, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो एक रूम में छुप जाता है। ये रूम किसी छोटे बच्चे का था और इस रूम में सभी चीजों को काफी संभाल के रखा गया था। ह्वाया कुछ रूम में पोस्टर्स और बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं और उन सभी में किसी छोटे बच्चे की फोटो थी और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ह्वाया ही था। ह्वाया को वो सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे आकर देखता है तो ह्योंग ताई की वाइफ ने खुद को फांसी लगा ली थी। वहीं हम दूसरी तरफ सेओक्ताई को देख पाते हैं, वो ह्वाया को ढूंढ रहे थे। तभी उनके पास मिन की कॉल आती है और वो बताता है ह्योंग ताई की वाइफ फांसी लगाकर मरने वाली थी, लेकिन उन्हें एक हाई स्कूल बॉय ने बचा लिया। मिन सेओक्ताई से ये भी पूछता है कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है जिन की तरफ। वो सेओक्ताई के पास कॉल करके ह्वाया के बारे में पूछते हैं क्योंकि ह्वाया अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। कॉल को कट करके जिन जब अपना पीसी ओपन करते हैं तो उसमें कुछ आर्टिकल्स खुले हुए थे और तभी ह्वाया कहता है कि मैं उस घर में वापस गया था। जी हाँ, ह्वाया उसी रूम में मौजूद था। ह्वाया जिन को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। जिन कहते हैं सच बस इतना ही है कि हम पांचों ने तुम्हें पाला है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। ह्वाया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जिन से कहता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे पिछले 14 सालों से। जिन उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं और गन का ट्रिगर खुद ही दबा लेते हैं। सीन कट होता है और सेओक्ताई जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें जिन की लाश मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल में एक अनजान आदमी को देख पाते हैं। वो ह्योंग ताई की वाइफ के पास जाकर उन्हें किसी तरह का इंजेक्शन लगा रहा था, लेकिन ह्वाया सही टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है और उस बंदे को मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अपनी माँ को उस हॉस्पिटल से निकालकर यूरी की मदद से दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और ह्वाया अब बेयोंग-सू को मारने के लिए पहुंच जाता है। दोनों में हाथापाई होती है और बेयोंग-सू ह्वाया को गन पॉइंट पर ले लेता है। ह्वाया कहता है मैं उन सभी को मार डालूंगा, मिस्टर जियोन और उनके सभी लोगों को। अब ये मिस्टर जियोन कौन है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। डेब्रेकर्स के बाकी के मेंबर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ह्वाया वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ह्वाया अब एक सीमेंट फैक्ट्री में पहुंचता है और सेओक्ताई को कॉल लगाता है। ह्वाया सेओक्ताई से पूछता है कि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा क्यों किया। सेओक्ताई कहते हैं ये कैसा सवाल है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ह्वाया कहता है डैड क्या आप मुझे वापस लेने के लिए आएंगे। सेओक्ताई कहते हैं क्यों नहीं। ह्वाया उन्हें कल सुबह 9 बजे सीमेंट फैक्ट्री में आने के लिए बोलता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं ह्वाया के सामने वही मॉन्स्टर होता है जिससे वो काफी ज्यादा डरता था, लेकिन अब ह्वाया को उस मॉन्स्टर से जरा भी डर नहीं लग रहा था। अब अगले दिन हम लोग मिस्टर जियोन को देख पाते हैं। ये वही हैं जिन्होंने ह्योंग ताई को मरवाने के लिए पैसे दिए थे। इन्होंने ऐसा क्यों किया था ये हम लास्ट में जानेंगे। उन्हें एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा था अगर तुम ह्योंग ताई की वाइफ को चाहते हो तो सीमेंट फैक्ट्री 9 बजे पहुंच जाना। तो अब डेब्रेकर्स टाइम पर सीमेंट फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। सेओक्ताई, बेयोंग-सू और दोंग अंदर जाते हैं कीताई को बाहर छोड़कर। जाने से पहले कीताई बेयोंग-सू से कहता है प्लीज ह्वाया को मारना मत। ये तीनों जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जियोन का एक बंदा बहुत सारे आदमियों के साथ था। डोंग कहता है हमने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है और तभी अचानक से गोली चलने लगती है और एक एक करके सारे बंदे मरने लगते हैं। गोली चलते हुए देखकर ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। दरअसल इन बंदों पर गोलियां ह्वाया चला रहा था। कीताई जो कि बाहर था वो ह्वाया को गोली चलाते हुए देख लेता है और वहीं अंदर सब ने एक दूसरे को मार डाला था। सिर्फ और सिर्फ सेओक्ताई ही बच पाता है। जब वो बाहर आते हैं तो ह्वाया उन्हें भी मारने वाला था, लेकिन तभी कीताई ऊपर पहुंचकर ह्वाया को रोक लेते हैं और कीताई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्वाया काफी ज्यादा गुस्से में था। वो उनकी भी कोई बात नहीं सुनता है। ह्वाया कहता है तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो, तुमने भी मुझसे सच छुपाया। ह्वाया कीताई को धक्का देने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। सेओक्ताई सारी गाड़ी का टायर पंचर करके वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ मिन ने ह्वाया की माँ को ढूंढ लिया था।
यूरी होया को कॉल लगाकर बताती है कि कुछ बंदे हॉस्पिटल में आए हुए हैं और उसे ही ढूंढ रहे हैं। होया एक बंदे की कार छीनकर फौरन ही हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट आती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और उसी हालत में हॉस्पिटल की तरफ भागता है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्योक ताई को देख पाते हैं। वो ह्योंग की वाइफ के पास पहुंच जाते हैं। स्योक ताई वहाँ पर बैठकर ह्योंग ताई की वाइफ को एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल ह्योंग ताई के पिता का एक ऑर्फनेज था और उसी ऑर्फनेज में ये पांचों रहा करते थे। ह्योंग ताई भी उसी ऑर्फनेज में अपने पिता की मदद करवाता था और ह्योंग ताई काफी अच्छा दोस्त था स्योक ताई का। एक दिन स्योक ह्योंग ताई से बताता है कि उसे मॉन्स्टर नजर आता है। ह्योंग ताई उसे प्रेयर्स करने के लिए बोलता है। स्योक प्रेयर्स करता है, लेकिन प्रेयर्स करने के बावजूद उसे मॉन्स्टर नजर आ रहा था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर हावी होने देता है। उस ऑर्फनेज में एक लड़की थी जिसे ह्योंग ताई और स्योक दोनों ही पसंद किया करते थे, लेकिन वो लड़की सिर्फ और सिर्फ ह्योंग ताई को ही पसंद करती थी और इसीलिए स्योक ताई उस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करता है। ह्योंग ताई जब उससे बचाने की कोशिश करता है तो स्योक ताई उसके पैर पर हमला कर देता है और इसी हादसे के बाद ह्योंग ताई को अपना एक पैर खोना पड़ जाता है और स्योक ताई को 5 साल की जेल हो जाती है। ये कहानी सुनाकर स्योक ह्योंग ताई की वाइफ को मार डालता है। सीन यहाँ पर कट होता है और होया अब हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन उसने आने में देर कर दी थी। उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो अपनी माँ को खून से लथपथ देखकर रोने लगता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है योंगजू की तरफ। वो घर में अकेली थी, तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है उससे पूछताछ करने के लिए। दरअसल पार्क होया के किडनैपिंग केस से इन्वेस्टिगेशन करते करते डे ब्रेकर्स तक पहुँच जाते हैं। वो योंगजू से बस ये जानना चाहते थे कि उस घर में जो लड़का रहता है वो कौन है। अनजाने में योंगजू पार्क को बता देती है कि होया वही लड़का है जिसे डे ब्रेकर्स ने 14 साल पहले किडनैप किया था। तो पार्क को सारी बातें समझ में आ गई थी और वो हेडक्वार्टर फोन करने वाले थे। योंगजू डर जाती है कि होया को भी कहीं जेल ना हो जाए, इसलिए वो एक पत्थर से पार्क के सर पर हमला कर देती है। स्योक ताई अब घर पहुंच जाता है और वो डिटेक्टिव की लाश को देखकर बोलता है, ये तुमने ठीक किया। फिर वो योंगजू से कुछ खाना बनाने के लिए बोलते हैं। योंगजू मना कर देती है और कहती है खुद से बना लो, अब बहुत हुआ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। स्योक ताई गुस्से में उठते हैं और योंगजू को बहुत मारते हैं। स्योक ताई कहते हैं, क्या तुम्हारा अंगूठा काटना कम था कि अब तुम अपना गला भी कटवाना चाहती हो। वो उसका गला काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर होया पहुँच जाता है और वो स्योक ताई को रुकने के लिए बोलता है। होया स्योक ताई से पूछता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने ह्योंग ताई और उसकी वाइफ को क्यों मार डाला। स्योक ताई कहते हैं, तुम ही ने मुझे बताया था कि तुम्हें मॉन्स्टर नजर आता है, अब बताओ क्या तुम्हें मॉन्स्टर नजर आ रहा है। तुमने भी अपने हाथ खून से रंग लिए हैं और अब तुम भी मेरी तरह हो। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी डिटेक्टिव पार्क बाहर निकलते हैं। वो होया से अपनी गन नीचे करने के लिए बोलते हैं। स्योक ताई का ध्यान बढ़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर योंगजू उन पर एक चाकू से हमला कर देती है, जिसके बाद स्योक ताई योंगजू को बहुत मारते हैं। होया उनसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए उनके पैर पर गोली चला देता है और तभी पार्क भी होया के ऊपर गोली चला देते हैं। होया को गोली लगती देख स्योक ताई बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं और डिटेक्टिव पार्क को एक ही बार में मार डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की। स्योक ताई योंगजू को गोली से मारने वाले थे। होया अपनी गन फेंक देता है और घुटने के बल बैठकर अपने पिता से माफी मांगने लगता है। स्योक ताई उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। होया योंगजू की तरफ देखता है तो वो सर हिलाकर ना बोल रही थी। तभी होया अचानक से स्योक ताई पर गोली चला देता है और वहीं पर स्योक ताई की मौत हो जाती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम यूरी को देख पाते हैं। उसके कुछ दोस्त उसके पास एक गिफ्ट लेकर आते हैं और उससे बताती हैं कि ये एक लड़के ने तुम्हें देने के लिए बोला है। यूरी जब उसे खोलती है तो उसमें उसका एक पोर्ट्रेट था। यूरी उन लड़कियों से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है। वो लोग बताती हैं कि वो प्लेग्राउंड में है। यूरी जब प्लेग्राउंड में जाकर देखती है तो वहाँ पर होया नहीं था। अब लास्ट सीन में हम लोग मिस्टर जियोन को एक सेरेमनी अटेंड करते हुए देख पाते हैं। उसी सेरेमनी में होया उन्हें गोली मारकर उनका मर्डर कर देता है और भीड़ में ही कहीं खो जाता है एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो स्योक ताई, की ताई, जिन, ब्योंगसू और तोंग ये पांचों एक ही ऑर्फनेज में साथ पले बड़े थे।
और सेओक ताई को अक्सर एक मॉन्स्टर नजर आता था। ऑर्फनेज के फाउंडर का बेटा ह्योंग ताई सेओक का अच्छा दोस्त था। जब सेओक ये बात ह्योंग को बताता है तो ह्योंग उससे प्रेयर्स करने के लिए बोलता है, लेकिन प्रेयर्स से कुछ भी नहीं होता है। सेओक को अभी भी वो मॉन्स्टर नजर आ रहा था। उसी ऑर्फनेज में एक लड़की थी जिसे ये दोनों ही पसंद किया करते थे, लेकिन वो लड़की सिर्फ और सिर्फ ह्योंग को ही पसंद करती थी। सेओक पर अब वो मॉन्स्टर हावी हो चुका था और एक दिन वो उस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करता है। उस लड़की को बचाने के चक्कर में ही ह्योंग ताई अपनी एक टांग खो देता है। इस हादसे के बाद ही सेओक ताई को 5 साल की जेल हो जाती है। 5 सालों के बाद जेल से निकलकर सेओक ताई टीम अप करता है और डेब्रेकर्स नाम की एक गैंग बना लेता है, जिसके बाद ये लोग एक बच्चे को किडनैप करते हैं और उसके पेरेंट्स से काफी ज्यादा पैसे मांगते हैं। पैसे न मिलने पर ये लोग उस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। वो बच्चा बड़ा हो चुका था और उसका नाम था हुआया। सेओक ताई हुआया को अपनी तरह ही बनाना चाहता था, इसीलिए वो एक दिन एक आदमी का मर्डर उसके हाथों से करवा देता है। और बाद में हुआया को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने अपने हाथों से मारा है वो कोई और नहीं बल्कि हुआया के पिता थे। ये राज खुलते ही हुआया एक एक करके सारे डेब्रेकर्स के मेंबर्स को मार डालता है और अपना बदला लेता है। तो शायद अब आपके थोड़े से सवाल होंगे, जैसे कि हुआया के रियल पेरेंट्स थे कौन। मूवी में ये बात क्लियर नहीं की गई है, तो मैं आप लोगों को 2 पॉसिबिलिटीज बताती हूँ। हुआया के रियल पेरेंट्स हो सकता है ह्योंग ताई और उनकी वाइफ ही थी और डेब्रेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही हुआया को किडनैप किया था। हुआया के रियल पेरेंट्स सेओक ताई और योंगजू थे और डेब्रेकर्स ने इसीलिए हुआया को किडनैप किया था क्योंकि वो सेओक ताई का बेटा था। अब आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि अगर हुआया सेओक ताई का बेटा था तो वो ह्योंग ताई के पास कैसे पहुंचा। तो हुआ कुछ ये होगा कि सेओक ताई के जेल जाने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई होगी और ह्योंग ताई ने उस लड़की को गोद ले लिया होगा। लेकिन जब सेओक ताई जब जेल से बाहर आया तो उसने ह्योंग ताई से अपना बच्चा वापस छीन लिया। अब ये वाली पॉसिबिलिटी मैं इतनी यकीन से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस लड़की को सेओक ताई ने अब्यूज किया था वो लड़की मेरे ख्याल से कोई और नहीं बल्कि योंगजू ही है, क्योंकि योंगजू भी इन लोगों के साथ ऑर्फनेज में थी। तो अब यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सेओक ताई ने योंगजू को कैद क्यों किया हुआ था। और यहाँ पर मैं 3rd पॉसिबिलिटी भी ऐड करना चाहूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जिस लड़की को सेओक ताई ने अब्यूज किया था वही ह्योंग ताई की वाइफ थी। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी होगा कि ये जियोन कौन था और उसने ह्योंग ताई को क्यों मरवाया। तो ये ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बिजनेस लड़ाई थी। जियोन JNU कंस्ट्रक्शन का मालिक था और ह्योंग की वजह से उसे काफी ज्यादा लॉस हो रहा था और इसीलिए उसने ह्योंग ताई का मर्डर करवा दिया। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि मूवी में मॉन्स्टर का क्या किस्सा था। तो दरअसल मॉन्स्टर को इस मूवी में इंसान के अंदर की बुराई की तरह दिखाया गया है, जो कि इंसान पर हर दम हावी होने के लिए तैयार रहती है। और जैसा कि हमने इस मूवी में देखा, सेओक ताई पर उसका मॉन्स्टर काफी आसानी से हावी हो गया था। वहीं हुआया उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरता था और उसे खुद पर हावी नहीं होने दे रहा था, लेकिन लास्ट में वो मॉन्स्टर उस पर भी हावी हो गया। सो यहीं पर सवाल जवाब का खेल खत्म करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है हुआया के रियल पेरेंट्स कौन थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर कोई सवाल होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।